हेलो स्टूडेंट, मैं आज की श्रेणी मेरे यूट्यूब चैनल एएनएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम या गुणसूत्र, जिसकी संख्या, आकार, शेप सबके बारे में हम आज यहाँ अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम गुणसूत्र, जिसको हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं स्टूडेंट? जैसे केंद्र विभाजन की अंतरावस्था होती है, इंटरफेज होती है, उसमें जो क्रोमेटिन जालक होता है तो वो धागेनुमा संरचना में बदल जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। केंद्र विभाजन की अंतरावस्था या इंटरफेज, अंतरावस्था में क्रोमेटिन जालक धागेनुमा संरचना में बदलता है, उसे गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र कहा जाता है। अगर इसकी खोज की बात करें या इसका अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? इंटरफेज या अंतरावस्था में। और खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1875 में। और जो क्रोमोसोम नाम होता है ये किसने दिया था? नाम दिया था वाल्डेर नामक वैज्ञानिक ने, और 1888 में दिया था। क्रोमोसोम नाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था। क्रोम रंग हिंदी में जिसको, और सोमा जिसको काय बॉडी कहा जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। अगर इसकी संख्या की बात करें तो ये उच्च वर्ग के पादप व जंतुओं में डिप्लॉइड होता है, यानी द्विगुणित 2n या डिप्लॉइड होता है। द्विगुणित या डिप्लॉइड होता है। ये तो हो गए उच्च वर्ग के। और अगर गैमेट्स की बात करें या युग्मक की बात करें, गैमेट्स में ये क्या होता है? एन हैप्लॉइड या फिर अगुणित। और अगुणित अवस्था को क्या कहा जाता है? सेजीन या जीनोम कहा जाता है। सेजीन या जीनोम कहा जाता है। ये तो हो गई गैमेट्स की बात। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। उस तरह के पादपों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 2n होती है, द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। अगर एंजियोस्पर्म पादप की बात करें, एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म प्लांट के भ्रूणकोश में गुणसूत्र संख्या ट्रिप्लॉइड
गुणसूत्र संख्या क्या होती है? 3n, यानी ट्रिप्लोइड होती है। ट्रिप्लोइड या त्रिगुणित होती है। स्टूडेंट, ये तो हुई अपने गुणसूत्र संख्या की बात। अब हम ये देखेंगे कि कौन से जंतु, जो प्रकृति में कौन से जंतु में सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं और किस पादप में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं। कम ज्यादा की कंपैरिजन से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ अब चर्चा करेंगे। पादप जगत में सबसे कम गुणसूत्र हेपेलोपेपस ग्रेसिलस। जिसमें 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते। अगर हम पादप जगत में सबसे ज्यादा गुणसूत्र की बात करें, क्रोमोसोम की बात करें, तो ओव्यूलोसम रेटिकुलेटम पादप में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। 1260 के समथिंग इसके क्रोमोसोम होते हैं। ऐसे ही हम जंतु जगत की बात करें, जंतुओं में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम, सबसे ज्यादा गुणसूत्र, जंतुओं में सबसे ज्यादा गुणसूत्र की बात करें तो ओलोकेंथा नामक जीव में सबसे ज्यादा होते हैं। 1600 के समथिंग होते हैं। अगर जंतु जगत में सबसे कम की बात करें, सबसे कम गुणसूत्र की बात करें, सबसे कम गुणसूत्र की बात करें तो एस्केरिश सिफेला, जिसमें 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब हम ये देखें कि सबसे लंबे क्रोमोसोम, सबसे लंबे गुणसूत्र ट्रिलियम ग्रैंडिफ्लोरम पादप में प्रेजेंट होते हैं। सबसे लंबे गुणसूत्र ट्रिलियम ग्रैंडिफ्लोरम पादप में प्रेजेंट होते हैं और सबसे छोटे गुणसूत्र की बात करें तो पादपों में कवकों में उपस्थित होते हैं और जंतुओं में सबसे छोटे पक्षियों में पाए जाते हैं, पक्षियों में उपस्थित होते हैं। ये हुई कि सबसे छोटे पादप जगत में सबसे लंबे ग्रैंडिफ्लोरम में हो गए और सबसे छोटे कवकों में प्रेजेंट होते हैं और जंतुओं में सबसे छोटे पक्षियों में उपस्थित होते। ये तो हुई सबसे लंबे छोटे की बात। अगर सबसे अधिक देखें तो पादपों के गुणसूत्र जंतुओं के गुणसूत्रों से बड़े होते हैं, और मोनो एक
बीजपत्री, एक बीजपत्री, पादपों के गुणसूत्र, पादपों में गुणसूत्र, द्विबीजपत्री, 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 पादपों की अपेक्षा बड़े होते हैं, पादपों की तुलना में बड़े होते हैं। अब बात आती है यहाँ एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप। एक बीजपत्री पादपों का मीन्स होता है जो एक बीज का निर्माण होता है, जैसे बाजरा हो गया और मक्का हो गया। द्विबीजपत्री पादपों की जिसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, सभी प्रकार की दालें, चना, मूंग, ये सभी द्विबीजपत्री पादपों में आते हैं। जैसे मनुष्य में क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और मटर, पायसम, सेटाइवम, पायसम, सेटाइवम, ये सब वैज्ञानिक नाम है जिसमें क्रोमोसोम संख्या 12 होती है, जिसमें क्रोमोसोम संख्या 14 होती है, सॉरी। और चावल, ओराइजा, सेटाइवम, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 24 होते हैं। अगर गेहूं की बात करें, एस्टिवम, ट्रिटिकम, एस्टिवम, सॉरी, ट्रिटिकम, एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम है, जिसमें क्रोमोसोम 42 होते हैं। उनको षड गुणित भी कहा जाता है, षड गुणित कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं जंतुओं में, जैसे मनुष्य में 46 हो गए, और फल मक्खी, जिसको ड्रोसोफिला, मेलेनोगैस्टर भी कहा जाता है, मेलेनोगैस्टर भी कहा जाता है, जिसमें 8 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर मेंढक, राणा टिग्रिना की बात करें तो इसमें भी कितने होते हैं? 24 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये तो होगी क्रोमोसोम संख्या की बात। अब हम इसकी शेप की बात करते हैं। शेप साइज की बात करें तो इनकी लंबाई 1 माइक्रोन से लेके 20 माइक्रोन मीटर तक होती है।
20 माइक्रोन। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो 0.2 माइक्रोन से 3 माइक्रोन तक इनकी चौड़ाई होती है। आगे इसकी शेप, एनाफेज में इनकी आकृति का अध्ययन, आकृति का अध्ययन एनाफेज, एनाफेज अवस्था में किया जाता है। एनाफेज क्या होती है? कोशिका विभाजन की एक अवस्था होती है जिसमें हम आकृतियों को, क्रोमोसोम की आकृति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब इनमें इनकी आकृति, आकृति कैसी? VJIL से हो सकती है और ये आकृति सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे होती है, स्थिति पर निर्भर करती है इनकी आकृति। यदि क्रोमोसोम, जैसे क्रोमोसोम, शेप और गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति, तो क्रोमोसोम आकृति, आकृति कैसी होगी उसको क्या कहेंगे? गुणसूत्र की, गुणसूत्र का प्रकार, यानी कि गुणसूत्र का प्रकार, गुणसूत्र का प्रकार। हम देख लेते हैं जैसे वी शेप होती है तो गुणसूत्र बिंदु कहाँ होता है? मध्य में स्थित होता है, जिसको मेटासेंट्रिक कहा जाता है, मेटासेंट्रिक कहा जाता है। अब मध्य में जैसे अपना ये क्रोमोसोम हुआ और ये इसका गुणसूत्र बिंदु हुआ, जब इसकी आकृति को देखें तो ये वी शेप में बन जाती है। अगर बात करें एल शेप की, एल शेप की में एक भुजा बड़ी होती है और दूसरी भुजा क्या होती है? इसकी छोटी होती है, तो इनकी शेप एल साइज में बन जाती है। तो गुणसूत्र बिंदु क्या होता है? मध्य से थोड़ा ऊपर या नीचे, ऊपर, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? सब मेटा सेंट्रिक, सब मेटा सेंट्रिक। इस अवस्था को क्या कहेंगे? सब मेटा सेंट्रिक कहेंगे। अगर हम बात करें जे आकृति, जे आकृति, तो गुणसूत्र बिंदु कहाँ होगा? शीर्ष, जे आकृति का मतलब हो गया ये एक भुजा हो गई, ये गुणसूत्र बिंदु और ये दूसरी भुजा, यानी कि शीर्ष, शीर्ष भाग से, शीर्ष भाग से थोड़ा सा ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा? एक्रोसेंट्रिक। इसकी स्थिति को क्या कहेंगे? एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक कहा जाएगा गुणसूत्र को। अगर आई शेप में है गुणसूत्र तो उसकी भुजा के जस्ट ऊपर क्या होगा? शीर्ष भाग पर, शीर्ष भाग पर गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु स्थित है, गुणसूत्र बिंदु स्थित। इसको कहेंगे टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, क्या कहेंगे? टीलोसेंट्रिक।
ये तो हो गई बात गुणसूत्र की संरचना की करते हैं, यानी कि गुणसूत्र संरचना। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। टीलोमियर, टीलोमियर, ये टीलोमियर और सेट क्रोमोसोम, सेट क्रोमोसोम, ये हो गया सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन और नेटोकोर, और ये गुणसूत्र का आवरण पेलिकल, पेलिकल जिसे गुणसूत्र आवरण भी कहा जाता है, ये क्रोमोमीमेटा, और इस पे जो दानेदार स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको क्रोमोमियर, क्रोमोमियर कहा जाता है। और ये जो होता है हल्का संकीर्ण होता है, इसको द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं, द्वितीयक संकीर्णन, यानी कि केंद्रिक निर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, केंद्रिक निर्माण स्थल, केंद्रिक निर्माण स्थल भी इसको कहा जाता है। इसमें क्रोमोसोम में क्या होता है, दो क्रोमोमीमेटा और क्रोमोमियर्स, इसमें दानेदार स्ट्रक्चर क्या होती है, क्रोमोमियर, और क्रोमेटिड, सबसे पहले हम इसके क्रोमेटिड की बात करते हैं। सबसे पहले गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन मेटाफेज में किया जाता है। गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन केंद्र विभाजन की मेटाफेज अवस्था में किया जाता है, क्योंकि मेटाफेज में गुणसूत्र क्या होते हैं, संघनित एवं मोटे गुणसूत्र होते हैं, मोटे गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इसलिए ये गुणसूत्र स्ट्रक्चर या गुणसूत्र की संरचना के अध्ययन की उपयुक्त या सर्वोपयुक्त अवस्था माना जाता है मेटाफेज को, क्योंकि इस अवस्था में गुणसूत्र क्या होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, गुणसूत्र छोटे होते हैं और मोटे होते हैं। इसकी संरचना में सबसे पहले क्रोमेटिड, जिसको अर्ध गुणसूत्र भी कहा जाता है, अर्ध गुणसूत्र भी कहा जाता है। मेटाफेज में गुणसूत्र दो लंबे धागेनुमा दिखाई देता, धागेनुमा संरचना होती है, जिसको क्या कहेंगे, क्रोमेटिड कहेंगे। और ये क्रोमेटिड किससे, गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं, गुणसूत्र बिंदु से जुड़े हुए होते हैं, गुणसूत्र बिंदु से जुड़े हुए होते हैं। जब गुणसूत्र बिंदु में विभाजन होता है,
गुणसूत्र बिंदु में विभाजन एनाफेज अवस्था में होता है। एनाफेज अवस्था में होता है। एनाफेज अवस्था में होता है तो सेंट्रोमियर भी विभाजित होता है, विभाजित हो जाता है। गुणसूत्र का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, इसमें क्या होता है? एक तो होता है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। सेकंड होता है प्रोटीन, ये भी 2 टाइप की होती है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। खनिज लवण, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तो हो गया इनका रासायनिक संगठन। अब देखे जाए तो 92% डीएनए क्रोमोसोम में प्लस स्टोन प्रोटीन होती है, 8% आरएनए प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन होती है। अब इसका कार्य देखा जाए तो ये क्या होते हैं? आनुवंशिकी के वाहक होते हैं। क्या होते हैं? आनुवंशिकता के वाहक होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल किसमें पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्रोमोसोम में पाया जाता है। और गुणसूत्र क्या होते हैं कि सेल डिवीजन में सक्रिय योगदान देते हैं। इनका सक्रिय योगदान रहता है। स्टूडेंट, ये तो था क्रोमोसोम, जिसके स्ट्रक्चर, कार्य, केमिकल कंपोजिशन के बारे में हमने जाना है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि जब भी मैं मेरा नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स।